हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आशिका को उसके घर वालों ने आज तक बहुत प्यार से पाल पोस के बड़ा किया था और उसकी माँ संगीता, भाई अश्विन और भाभी रुबीना भी उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी हर जिद को पूरा करते थे। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए एक दिन आशिका अपने ही घर के ड्राइवर आशु से शादी करके घर आती है और घर वालों से कहती है, माँ, भाभी, भैया, हमें आशीर्वाद दो, हम दोनों ने शादी कर ली है। तू ऐसा कैसे कर सकती है? हम तेरे लिए कितने अच्छे घरों का रिश्ता देख रहे हैं और तूने हमारे ही घर के ड्राइवर से शादी कर ली। हमको तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी आशिका। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारी जिम्मेदारी उठा पाएगा? मैं और आशिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं वादा करता हूँ उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। वादा करता हूँ कि हमेशा उसका साथ निभाऊंगा। ये मुझे बहुत प्यार करता है और मेरा अच्छे से ध्यान रखेगा। आप सब बस हमें आशीर्वाद दे दो। आशिका और आशु इतना कहकर आशीर्वाद लेकर चले जाते हैं, लेकिन आशिका के घर वालों का सोचना सही था। आखिर एक अमीर घर की लड़की एक गरीब ड्राइवर के घर में कब तक सही से रहती? ना वो वहाँ कुछ काम करती और ना ही ससुराल वालों से अच्छे से पेश आती। उसको घर के ऐशो आराम की आदत जो थी। दिन बीतते हैं। एक दिन आशिका की सास सेजल उससे कहती है, बहू, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय ही बना दे। माँ जी, जब सर दर्द आपके है तो चाय भी आप ही बनाओ ना। और हाँ, अदरक अच्छी डालना, मेरे लिए भी एक कप बना देना मलाई मार के। तुझे मेरी सेवा करनी चाहिए या मुझे तेरी? माना तू अमीर घर से है, लेकिन ये क्या तरीका है एक सास से बात करने का? ओहो, बहुत हुआ आपका। इतनी बस की नहीं है कि सब कामों के लिए एक नौकर रख सको और मुझे नौकर बनाकर काम करवाना चाहते हो। अब मैं और आशु इस घर में नहीं रहेंगे। मैं जा रही हूँ उसको लेकर अपनी माँ के घर। इतना कहकर आशिका अपने पति आशु को लेकर अपने मायके आ जाती है और आशु ने भी हर सुख दुख में उसका साथ निभाने का वादा किया था। इसीलिए वो भी उसके साथ अपने ससुराल आ जाता है और उन दोनों को देखकर रुबीना कहती है, अरे दीदी, आप यहाँ कैसे? अच्छा भाभी, मैं कुछ दिन घर नहीं थी तो आपकी बड़ी जुबान चलने लगी। अब मुझे मेरे घर में आने के लिए पूछना पड़ेगा? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। रुबीना ने इतना बोला ही था कि तभी वहाँ उसका पति और सास आते हैं और आशिका कहती है, माँ, भैया, मुझे वहाँ उस छोटे से घर में नहीं रहना है, इसलिए अपने बड़े घर में वापस आ गई हूँ आप लोगों के पास। हाँ बहन, ये तेरा घर है। जब तक तेरा दिल करे तू यहीं रह। जा, तेरा कमरा आज भी तेरा इंतजार कर रहा है। जहाँ अश्विन और संगीता आशिका के आने से खुश थे, वहीं रुबीना अपनी ननद को पसंद तो करती थी, लेकिन उसको ये बात बुरी लगी कि वो अपने ससुराल वालों को छोड़कर मायके में रहने आई है। लेकिन उसका पति और सास उसके प्यार में इतने अंधे थे कि वो ये बात समझ तक नहीं रहे थे। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन आशु को छुप छुप कर रोता देखकर रुबीना उसके कमरे में जाकर कहती है, क्या बात है नंदोई जी, आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? अरे रोनो तो क्या करूं भाभी, ये तो अपने घर आ गई, लेकिन बेचारी मेरी माँ किसके सहारे रह रही होगी? जब अपनी माँ से इतना ही प्यार था तो आप नंद जी के साथ यहाँ आए क्यों? भाभी आप ही बताओ, अब आपकी अमीर ननद का गरीब पति क्या करता? मैंने आपको वचन दिया था कि आपकी ननद का साथ नहीं छोड़ूंगा और माँ ने भी मुझे बोला था कि बीवी का साथ देना, तो मैं आ गया। आप फिक्र मत करिए, मैं आपसे वादा करती हूँ कि एक हफ्ते बाद वो अपनी मर्जी से आपके साथ ससुराल जाएंगी। जिसके बाद रुबीना ने ये वादा तो कर दिया था, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो ऐसा क्या करे जो उसकी अमीर ननद अपने गरीब ससुराल में दोबारा चली जाए। अगले दिन जैसे ही सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं तो आशिका नाश्ते में आलू के पराठे देखकर कहती है, भाभी, आपको क्या याद दिलाना पड़ेगा कि मैं नाश्ते में सिर्फ गोभी के पराठे खाती हूँ और आपने आलू के बना दिए। जाओ, मेरे लिए अभी गोभी के पराठे बना के लाओ। माफ करना नंद जी, अब आप कवारी नहीं है कि मैं आपके सारे नखरे झेलूं। आपका जो मन हो आप बनाओ और खाओ। और हाँ, आपसे जो आपके काम होंगे आपको खुद करने पड़ेंगे। मैं आपकी कोई नौकर नहीं हूँ जो आपके आगे पीछे घूमती रहूं। रुबीना इतना कहकर किसी को बोलने का मौका तक नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर कोई कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद आशिका उसको कोई और काम करने की कहती तो वो साफ मना कर देती। ये सब अश्विन और संगीता देख रहे थे और एक दिन संगीता रुबीना के कमरे में आकर कहती है, ये सब क्या है रुबीना? मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी माना और मेरी बेटी तुझे इतना चुभ रही है कि तू उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। बता मुझे, तू क्यों कर रही है ये सब? माँ जी, ऐसा नहीं है। मैं भी आपकी तरह आशिका से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आप शायद ममता में ये भूल रही हैं कि उसने अपनी मर्जी से एक लड़के से शादी की है
एक लड़की के लिए ससुराल ही शादी के बाद उसका असली घर होता है। अरे माँ होने के नाते आपको कुछ समझना चाहिए। आप और अश्विन मिलकर उसे बढ़ावा दे रहे हैं। तूने सही बोला बहू, मुझे उससे बात करनी होगी, लेकिन जितने लाड़ प्यार से मैंने उसे अब तक पाला है, अब गुस्सा करूंगी तो अजीब लगेगा। तू बता मैं क्या करूं? संगीता की बात सुनकर रुबीना उसे एक तरकीब बताती है और अगले दिन जहां आशिका अपने रात के खाने के लिए खुद सोफे पर बैठकर सब्जी काट रही थी, तभी हॉल में संगीता और रुबीना आते हैं और आशिका के आगे आशु से संगीता कहती है, ओए आशु, जा गाड़ी निकाल, मुझे और बहू को मार्केट जाना है। और जा अपनी वर्दी पहन कर आ। ये सब मैं क्या देख रही हूँ? आप सब लोग किस तरह से मेरे पति से बात कर रहे हो? अब एक ड्राइवर से ऐसे ही बात करेंगे, इज्जत तो देंगे नहीं। वैसे भी आशु एक घर जमाई है, उसे इतनी इज्जत मिलेगी, आई समझ। मैं अपनी आंखों के सामने अपने पति की इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकती। अरे रहने दो आशिका, मैंने तुमसे प्यार किया, तुमको खुश रखने की कोशिश की। मेरी माँ ने भी तुमको कभी तंग नहीं किया और तुमने मेरी इंसल्ट तो तब कर दी जब तुम मुझे अपने मायके ले आई। क्या मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुम्हें अपने घर रख सकता? तुमने ये साबित कर दिया कि रुबीना भाभी की अमीर ननद का गरीब पति कभी तुम्हें खुश नहीं रख सकता। तुम ऐसा मत बोलो, मेरी गलती है, मैंने ये सब किया है। और यहाँ भी तो अपना काम खुद ही कर रही हूँ, अगर वहाँ भी करती तो ये दिन नहीं आता और मेरे पति की इज्जत भी मेरे मायके में बनी रहती। आशु, मुझे ससुराल जाना है वापस। जिसके बाद ये बात सुनकर आशु अपने आंसू पोंछकर आशिका को अपने साथ ले जाने लगता है कि तभी दरवाजे पर अश्विन अपनी बहन और जीजा को जाते हुए देखकर पूछता है, कहाँ जा रहे हो आप दोनों? बस साले जी, आज मैं अपनी बीवी को अपने घर यानी उसके ससुराल लेकर जा रहा हूँ। भाभी और माँ ने इनडायरेक्टली ये बता दिया कि ससुराल अमीर हो या गरीब, अगर ससुराल वाले अच्छे हो, आपका हमसफर अच्छा है, तो आपकी इज्जत उन लोगों के साथ ही रहने में है। मुझे गर्व है तुझ पर मेरी बहन। जा और खुश रह अपनी नई जिंदगी में, और हाँ, कभी कभी अपने भाई से मिलने आती रहना। अश्विन ने ना ही अपनी बहन को घर में आने से मना किया था और ना ही जाने से रोका। जिसके बाद आशिका अपनी ससुराल वापस आती है और देखती है कि उसकी सास बहुत बीमार है और बिस्तर पकड़कर लेटी है, जिसे देखकर वो उसका हाथ थाम कर कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब मुझे ये समझ आ गया है कि एक लड़की की इज्जत उसके ससुराल में ही होती है। और आप सब तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आप सबके साथ इतना बुरा किया। बेटी, तुझे तेरी गलती का एहसास है, मेरे लिए यही बहुत है। बस अभी तेरा घर है, तू इसे अच्छे से संभाल। इसको बनाना या बिगाड़ना सब तेरे हाथ में ही है। आशिका को उसकी गलती का एहसास होते देखकर सेजल और आशु उसे माफ कर देते हैं। जिसके बाद आशिका भी घर के खर्चे में अपने पति का हाथ बटाने के लिए बच्चों को ट्यूशन देने लगती है और इस तरह वो दोनों मिलकर अपने छोटे से परिवार को अच्छे से संभालते हैं और रुबीना की अमीर ननद को अपने गरीब पति की इज्जत और अहमियत दोनों समझ में आती है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अदिति के सर और पेट में काफी ज्यादा दर्द होता है और उसकी तबीयत भी काफी खराब हो जाती है। फिर कुणाल और शोभा उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हालात बहुत ही ज्यादा सीरियस होने के कारण अदिति को आईसीयू में एडमिट कराया जाता है। कुछ ही समय बाद डॉक्टर आते हैं और शोभा से बोलते हैं, माँ जी, आपकी बहू की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। बहुत ही ज्यादा नमक खाने की वजह से उनके किडनी में इन्फेक्शन और पथरी भी हो गई है। ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल से कहीं ज्यादा है। अगर अभी समय पर इलाज ना करवाया गया तो उनकी जान भी जा सकती है। अदिति एक अच्छी कॉलेज स्टूडेंट थी और उसे खाना पकाना और खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। वो जब भी कुछ नया खाती या पकाती थी, फिर पकवान की तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया करती थी, जिससे उसकी प्रोफाइल पर लाखों लाइक्स और फॉलोअर्स आते थे। उसकी जिंदगी काफी खुशहाल चल रही थी। फिर एक दिन उसे इंटरनेट से चाइनीज सॉल्ट के बारे में पता चला और फिर उसने कुछ चाइनीज सॉल्ट से पकवान बनाए और उसे खूब पसंद आए। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद उसे ढेरों लाइक्स और कमेंट्स भी मिले, जिसकी वजह से अब वो हर खाने में जरूरत से ज्यादा ही चाइनीज सॉल्ट का इस्तेमाल करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए और फिर कुछ समय बाद एक दिन अदिति की माँ मंजू बोली, अदिति, मैं चाहती हूँ कि तू भी अब शादी कर ले, ताकि मैं भी अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाऊँ। अरे माँ, इतनी भी क्या जल्दी है,
अभी तो मैं बस 25 साल की हुई हूँ, कर लूंगी शादी। बेटी तुझे पता है हमारे जमाने में तो 16 साल की उम्र में शादी हो जाती थी और तू तो 25 साल की होकर भी मना कर रही है। माँ वो आपका जमाना था, आज का जमाना मॉडर्न हो गया है और आज के जमाने में कोई नहीं करता इतनी जल्दी शादी। इसलिए जब मेरा मन होगा ना शादी करने का तो मैं आपको बता दूँ। बेटी एक दफा देख तो ले इस फोटो को, बहुत सुंदर लड़का है। अदिति फोटो देखती है और उसे कुणाल पसंद आता है और वो शादी के लिए मान जाती है। कुछ दिनों में कुणाल के घर वाले अदिति को देखने आते हैं और अदिति चाइनीज सॉल्ट से उनके लिए नाश्ता बनाती है। कुणाल की माँ शोभा तो जमकर अदिति के खाने की तारीफ करती है। वाह मंजू जी, आपकी बेटी कितना अच्छा खाना बनाती है, मुझे तो बहुत पसंद आया। अरे शोभा जी, लाखों में एक है मेरी बेटी, हर तरह का खाना बना लेती है और तो और कई सारे कुकिंग शो भी जीते हैं इसने। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा कुणाल भी खाने का बहुत ज्यादा शौकीन है, उसे अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा नए नए पकवान खाने। हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। बस कुणाल और अदिति को अकेले में थोड़ा वक्त बिताने दीजिए ना, दोनों एक दूसरे को जान लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अदिति और कुणाल छत पर जाते हैं और कई सारी बातें करते हैं और फिर एक दूसरे को पसंद भी कर लेते हैं। सबकी रजामंदी से कुछ ही महीनों में उनकी शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद अदिति खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है और उसे शोभा की कही गई तारीफें याद आती हैं। वाह मंजू जी, आपकी बेटी कितना अच्छा खाना बनाती है, मुझे तो बहुत पसंद आया। ये सब सोचकर मंजू खुद से बोलती है। उस दिन भी खाना मैंने चाइनीज सॉल्ट से बनाया था जो माँ जी को और कुणाल जी को काफी पसंद आया था। ऐसा सोचकर वो खाने में काफी सारा चाइनीज सॉल्ट डालती है और कुछ देर बाद अदिति सबको खाना परोसने लगती है और शोभा खाना खाते ही उल्टी करने लगती है और बोलती है, ओ बहू, ये तूने खाना बनाया या जहर? अगर तेरा बनाने का मन नहीं था तो पहले ही बता देती ना, मैं खुद बना लेती। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मैंने स्वाद के लिए कुछ ज्यादा ही चाइनीज सॉल्ट डाल दिया था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बेटा एक बार तो खुद ही चख कर बहू को बता दे खाना कैसा बना है। माँ की बात सुनकर वो खाना मुंह में डालता है और वो भी उल्टी कर देता है। फिर वो अदिति से बोलता है, अरे अदिति, इसमें सच में काफी ज्यादा नमक है, खाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। यकीन नहीं होता तो खुद एक बार चख लो। ये सुनकर अदिति कुणाल की प्लेट में से एक चम्मच खाना चख कर देखती है और बोलती है, इतना टेस्टी तो है खाना, आप मेरे खाने की ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते। आप लोगों को नहीं खाना तो मत खाइए, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही खा लूंगी। आप अपने लिए कुछ और बना लीजिए, मैं तो यही खाऊं। ऐसा कहकर अदिति अपना बनाया हुआ खाना अकेले ही खाने लगती है और शोभा अपना सर पटक लेती है। उसे कुणाल और खुद के लिए मजबूरन रसोई में जाकर खाना बनाना ही पड़ता है। कई दिन बीत जाते हैं मगर अदिति अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और रोज रोज ज्यादा नमक वाला खाना बनाती है, जिसकी वजह से रोज रोज कई सारा खाना बर्बाद होता है। और फिर एक दिन अदिति के सर और पेट में काफी ज्यादा दर्द होता है और वो कुणाल से बोलती है, कुणाल जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कुणाल जी। कुणाल जल्दी से भागा भागा अदिति के पास आता है और उसके सर और हाथ को छू कर देख के बोलता है, क्या हुआ अदिति तुम्हें? तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है कुणाल जी, मेरे सिर और पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम आराम करो, मैं मम्मी को बुलाता हूँ। ऐसा कहकर कुणाल फटाफट शोभा को बुलाता है और शोभा आकर कुणाल को फैमिली डॉक्टर को बुलाने की कहती है। कुणाल कई बार डॉक्टर गुप्ता को कॉल करता है मगर कॉल नहीं लगता, जब तक शोभा अपनी बहू के लिए जूस लेकर आती है और अदिति से बोलती है, बहू तू जब तक जूस पीकर आराम कर, तब तक मैं किसी डॉक्टर को बुलाती हूँ। ऐसा कहकर शोभा अपने आसपास भटकती है मगर उसे कोई डॉक्टर नहीं मिलता। और इधर दूसरी तरफ अदिति की तबीयत काफी खराब हो जाती है। फिर कुणाल और शोभा एम्बुलेंस में उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हालत बहुत ही ज्यादा सीरियस होने के कारण अदिति को आईसीयू में एडमिट कराया जाता है। कुछ ही समय बाद डॉक्टर आते हैं और शोभा से बोलते हैं, माँ जी, आपकी बहू की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। बहुत ही ज्यादा नमक खाने की वजह से
उनके किडनी में इन्फेक्शन और पथरी भी हो गई है। ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल से कहीं ज्यादा है। अगर अभी समय पर इलाज ना करवाया गया तो उनकी जान भी जा सकती है। तभी कुणाल डॉक्टर से बोलता है, डॉक्टर साहब, आप कैसे भी करके मेरी बीवी को बचा लीजिए, और 6 महीने बाद वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। आप कैसे भी करके बचा लीजिए प्लीज। इसी के साथ कुणाल का साथ देते हुए शोभा बोलती है, देखिए डॉक्टर साहब, अब उसकी जिंदगी आपके ही हाथों में है, आपको उसे बचाना ही होगा। ठीक है माँ जी, आप काउंटर पर पैसे जमा करवा दीजिए, मैं पेशेंट को बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। डॉक्टर की काफी कोशिशों के बाद अदिति बच जाती है। डॉक्टर आईसीयू से निकलकर शोभा को कहते हैं, देखिए माँ जी, आपकी बहू अब खतरे से पूरी तरह बाहर है। उनको आराम की सख्त जरूरत है। आपको उनका खास ख्याल रखना होगा, तभी वो रिकवर हो पाएंगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि आपने उसे बचा लिया। देखिए, खेल खेलने वाला तो वही है, बस हम तो सिर्फ उसके हाथों की कठपुतलियाँ हैं। सब उसी की मर्जी है। इस तरह अदिति को सीख मिलती है कि किसी भी चीज का ज्यादा उपयोग किस तरह हानिकारक हो सकता है, और वो अपनी आदतों में सुधार करती है। और अब वो बाकी लोगों को अपना उदाहरण देकर समझाती है कि चाइनीज सॉल्ट का ज्यादा इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। स्वाति एक बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की होती है। उसके बाल बहुत ही काले और लंबे होते हैं। वो शहर में अपनी माता रजनी और पिता राजेश के साथ रहती थी। वैसे तो स्वाति हर काम में बहुत माहिर थी और सारा काम अच्छे से कर लेती थी, पर जैसे ही लोग उससे बात करने के लिए उसके पास जाते हैं तो उसकी गंदी और बदबूदार पसीने की बदबू से उससे दूर भाग जाते। स्वाति कितना भी नहा ले और उसकी बॉडी से गंदी पसीने की बदबू जाती ही नहीं थी। ऐसे ही एक दिन, माँ कोई मुझसे बात नहीं करता। जो भी मेरे पास आता है वो मेरे पसीने की बदबू सूंघकर दूर चला जाता है। मैं क्या करूँ माँ? अरे कोई बात नहीं स्वाति बेटा, तुम साबुन से नहा लो ना। उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता माँ। एक बार लगाया, 2 बार लगाया, कितनी बार लगाओ, ये बदबू है कि जाती ही नहीं। अरे कोई नहीं, छोड़ इसे, ये कोई बीमारी थोड़ी ही है, ये तो किसी के साथ भी हो जाता है। तू चिंता मत कर, बाजार जाकर कोई बढ़िया सा साबुन ले आ, खुशबू वाला। स्वाति बाजार जाती है और बढ़िया खुशबू वाला साबुन ले आती है। तभी रास्ते में सूरज नाम का एक लड़का स्वाति को देखता है और वो स्वाति को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और सूरज धीरे धीरे उसका पीछा करने लगता है। तभी स्वाति पीछे मुड़कर उसे देख लेती है और उससे कहती है, क्या है, क्यों कर रहे हो मेरा पीछा? एक थप्पड़ लगा दूंगी कान पर अभी। वो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्यों? तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है भला? मुझे आप अच्छी लगती हो। पर बाकी सब की तरह तुम भी भाग जाओगे। नहीं, मैं नहीं भागूंगा। सच में? हाँ। अच्छा ठीक है, तो मैं चलती हूँ। सुनो, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम स्वाति है, और तुम्हारा? माई सेल्फ सूरज। वाओ सूरज, कितना प्यारा नाम है तुम्हारा। स्वाति रुको, क्या तुम मुझे कल मिल सकती हो? ओके ठीक है, मैं आ जाऊंगी। स्वाति घर पहुंच जाती है और उस लड़के के बारे में सोचने लगती है। अगले दिन वो उससे मिलती है। दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं और समय बीतता जाता है। दोनों में दोस्ती हो जाती है और उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। स्वाति और सूरज दोनों अपने अपने माता पिता को इस बात के बारे में बता देते हैं। सूरज की माता अरुणा और पिता दीपक स्वाति के घर अपने बेटे सूरज का रिश्ता लेकर आते हैं। जी नमस्ते, मैं आपकी बेटी के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आया हूँ। हाँ दीपक जी, हम जानते हैं। रजनी, जरा स्वाति को बाहर लाओ। जी अभी बुलाती हूँ। स्वाति खुशबू वाले साबुन से नहाकर सुंदर से तैयार होकर सूरज के माता पिता से मिलने आती है और हाथों में चाय नाश्ता ले जाती है। उस समय तो किसी को भी उसके पसीने की बदबू के बारे में पता नहीं चलता, पर समय बीतता जाता है और उन दोनों की शादी हो जाती है।
अरुणा स्वाति की मुंह दिखाई के लिए अपनी सहेलियों को घर बुलाती है। स्वाति रसोई में जब खाना बना रही होती है तो अरुणा उसे जोर जोर से चिल्लाकर अपने पास बुलाती है। बहू, अरे बहू, यहाँ आ जल्दी, तुझे कुछ बताना है। जी माँ जी, कहिए। छी, आय हाय, ये बदबू कहाँ से आ रही है? ओफो, ये तो तुझ में से आ रही है पसीने की। जा, अच्छे से नहा कर आ। माँ जी, नहाई हूँ, पर क्या करूँ, ये पसीने की बदबू जाती ही नहीं। अरे करम जली बेशरम, अभी मेरी सहेलियाँ तेरी मुंह दिखाई करने आने वाली है और तू, अरे वो तेरी बदबू सूंघ कर ही बेहोश हो जाएंगी। हे मारा राम जी, करम ही फूट गए मेरे तो। स्वाति दोबारा से नहाती है और क्रीम पाउडर लगाकर तैयार हो जाती है, जिससे उसके पसीने की बदबू थोड़ी कम हो जाती है। और अरुणा भी पूरे कमरे को रूम फ्रेशनर से महका देती है ताकि उसकी सहेलियां कुछ बोल ना सकें। और थोड़े ही समय बाद अरुणा की सारी सहेलियां घर आ जाती हैं उसकी बहू को देखने के लिए। स्वाति सभी को नमस्ते करती है और उनको चाय सर्व करती है। तभी हाय हाय, ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? अरे या सड़ांद तो आड़े किते तावे से। हाय राम अरुणा, ये गटर की बदबू तेरी बहू में से आ रही है। छी, इसने तो सारा का सारा मूड ही खराब कर दिया। कैसी बहू लाई है तू? हाँ जिज्जी, तू सही कह रही से, कितनी गंदी बदबू आन लाग रही से छोरी में ते। रे अरुणा, तने पूरी दुनिया में यह छोरी मिली तेरे छोरे ताई हैं? मेरे ते यार 1 मिनट भी बर्दाश्त को नहीं होती। चलो चलो अड़ते। अरे अरे, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम रुको, बैठो तो सही थोड़ी देर, बहू से तो मिल लो। अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती और सभी गेस्ट के जाने के बाद अरुणा गुस्से से स्वाति से कहती है, देख ले, आज तेरे और तेरे इस पसीने की बदबू की वजह से मुझे कितनी बेइज्जती झेलनी पड़ रही है, नासपीटी। तभी वहाँ सूरज आ जाता है। माँ, आप क्यों इस बेचारी के पीछे पड़ी हो, इसे सुना रही हो? यह तो किसी के साथ भी हो सकता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जानता हूँ सब इसके बारे में, स्वाति ने मुझे पहले ही बता दिया था। अरे स्वाति ने तो मुझसे कुछ नहीं छुपाया और मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। आप स्वाति के बारे में ऐसा ना कहें तो बेहतर ही होगा। हे भगवान, देखो क्या दिन आ गए हैं। अरे बेटा, तू तो अपने बीवी का गुलाम बन गया है, अपनी माँ को भूल गया जिसने तुझे पाला पोसा इतना बड़ा किया। बेटा हाय, ये क्या बोल रही हो माँ? ऐसा कुछ नहीं है, और अगर वो इस घर से जाएगी तो मैं भी इसके साथ जाऊंगा। अपने बेटे की बात सुनने के बाद अरुणा को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो स्वाति से माफी मांगती है। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं तेरी तकलीफ नहीं समझ पाई और तुझे इतना बुरा भला कहा, पर क्या कहूँ, सास हो ना बेटा। नहीं माँ जी, आप ऐसा मत बोलिए, प्लीज माफी मत मांगिए। अगर मुझ में से पसीने की बदबू आती है तो इसमें भला आपका क्या ही दोष था। बहू, तू चिंता मत कर, अब से मैं तेरा साथ दूंगी और तू देखना, मैं ऐसे घरेलू उपाय करके दूंगी ना कि तेरे ये बदबू छूमंतर हो जाएगी। हाँ। स्वाति अब अरुणा का घरेलू नुस्खा अपनाकर उसे हर दिन यूज करती है और धीरे धीरे उसकी पसीने की बदबू कुछ हद तक कम हो जाती है और कुछ ही समय बाद स्वाति के पसीने की बदबू हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अब स्वाति जब भी किसी से बात करने जाती तो कोई उससे दूर नहीं भागता। अरुणा एक बार फिर से अपनी बहू की मुंह दिखाई के लिए घर पर फंक्शन रखती है और अपनी सभी सहेलियों को बुलाती है। उसकी सहेलियां स्वाति की बहुत तारीफ करती हैं, साथ ही उसे शगुन भी देती हैं और इस तरह स्वाति अपने पति और अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।